नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, है ना। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो सभी विद्यार्थी कैसे हैं, और जल्दी से जुड़ जाओ। क्लास का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, है ना। क्लास का टाइम हो गया है और 4 बज गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, और क्लास का समय हो गया है, 4 बज चुके हैं। राजस्थान भर्ती परीक्षा 2024 में आने वाले विशेष इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जैसे कि आजकल कार्रवाई चल रही है, आप सभी को पता ही है कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है सर? एसआईओ को ट्रेनिंग सेंटर से पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ चल रही है ना। और ऐसा शायद हम पहली बार देख रहे हैं राजस्थान में कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। बाकी इस पर मैं ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहूँगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त से मेहनत कीजिए, है ना। और सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी, है ना। सफल होइए अच्छे तरीके से, और जब आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे मित्रों। आज का मॉक टेस्ट 8वां है। राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, सभी भर्तियों में आने वाले प्रश्न हैं। तो जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं सर, पहला प्रश्न आ रहा है आमेर से। कहां से आ रहा है? आमेर से। क्या आया है? आदित्य क्लासेज डी राजस्थान हिस्ट्री 8वां मॉक टेस्ट चल रहा है, 71वां प्रश्न है। और क्या है प्रश्न? आमेर का कछवाहा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? आमेर का कछवाहा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? राम का, लक्ष्मण का, लव का या कुश का? है ना। राम का, लक्ष्मण का, है ना। राम का, लक्ष्मण का, कुश का या लव का? आखिर आमेर का जो कछवाहा वंश है वो अपने आप को किसका वंशज मानता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कछवा जो है वो अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। किसका? कुश का वंशज मानते हैं अपने आप को। भगवान श्री राम जी के जो पुत्र हुए थे लव और कुश, तो कुश का वंशज मानते हैं कौन? कछवा, ठीक है। अब जो प्रश्न आपको नहीं पता वो मैं बताता हूं। भगवान श्री राम को अपना वंशज कौन मानते हैं? बताओ जरा कमेंट करके। नहीं पता तो लक्ष्मण को कौन अपना वंशज मानते हैं, या फिर लव को कौन मानते हैं? तो सुनिए, भगवान राम को जो शाक्य वंशी हैं, जो लोग कौन से वंशी हैं, जो कहते हैं हम शाक्य वंशी हैं, वो अपने आप को वंशज मानते हैं भगवान श्री राम का। किसका वंशज मानते हैं? भगवान श्री राम का वंशज शाक्य वंशी मानते हैं। लक्ष्मण जी को जो वंशज मानते हैं वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं कि हम लक्ष्मण जी के वंशज हैं। अच्छा, मूलतः जो गुर्जर हैं वो लक्ष्मण जी के वंशज हैं, ऐसा इतिहास में दर्ज है, ठीक है। तो राम जी को वंशज मानते हैं शाक्य वंशी, है ना। लक्ष्मण जी को वंशज मानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग। बात करें कुश की, तो कुश को कौन? कुश से सीधा सीधा निकला है कछवाहा। कछवाहा जो वंशी लोग हैं वो कुश को अपना कुश का वंशज मानते हैं खुद को। और लव के वंशज की यदि बात करें तो राघव राजपूत, है ना। कौन से? राघव राजपूत जो हैं, राघव राजपूत, वो अपने आप को लव का वंशज मानते हैं। या मैं कह लूं इसमें आता है एक बग गुर्जर, है ना। कौन सा आता है? बगुर्जर। बगुर्जर जो वंश है वो अपने आप को लव का वंशज मानता है। इसके अलावा जयास वंशज, कौन सा? जयास वंश है। ये कुछ वंश मैंने आपको बता दिए जो लव, बिल्कुल। राधे राधे गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देख लीजिए, राम के वंशज कौन है? शाक्य वंशी, गुर्जर प्रतिहार। लक्ष्मण जी के वंशज हैं कुश के कछवाहा वंशी हो गए, और लव के हो गए राघव वंशी। आई थिंक क्लियर है प्रश्न। शायद आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी पर मैंने आज बता दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 72वां, हुल्ला सम्मेलन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर प्रश्न में पूछा जाने वाला, हर भर्ती में पूछा जाने वाला, लगभग हर भर्ती में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कौन सा? हुल्ला सम्मेलन का उद्देश्य था। हुल्ला सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो आपको बता दूं बेटा, भीलवाड़ा में जगह पड़ती है हुल्ला, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, इस सम्मेलन की यदि मैं बात करूं तो भीलवाड़ा में जगह पड़ती है हुरडा। भीलवाड़ा में कौन सी जगह पड़ती है? हुरडा जगह पड़ती है। हुरडा जगह में भीलवाड़ा की में 17 जुलाई 1734। कब? 17 जुलाई 1734 को हुल्ला सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिसके अध्यक्ष थे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, है ना। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं मेवाड़ महाराणा
मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, है ना, जगत सिंह सेकंड। दोबारा सुन लीजिए, हुल्ला सम्मेलन से एक बार हर बार प्रश्न आता है गुंजन जी, हुल्ला सम्मेलन से हर बार प्रश्न आता है। तो भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है हुल्ला, और हुल्ला में 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन कराया गया जिसको हुल्ला सम्मेलन नाम दिया गया। ठीक है, अध्यक्ष थे इसके मेवाड़ महाराणा जगत सिंह। और इस सम्मेलन का वास्तविक जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था? मुगलों के आक्रमण को रोकना नहीं था, राजपूतों के आक्रमण को रोकना नहीं था, क्योंकि राजपूतों द्वारा ही आयोजित करवाया गया था। अंग्रेजों के साथ संधि करना भी नहीं था। इसका मेन जो उद्देश्य था वो था मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। मराठा राजस्थान में राजपूतों के जो परिवार थे उनमें आंतरिक हस्तक्षेप करने लग गए थे, तो मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना इसका मेन उद्देश्य था सर। ठीक है, आपको स्थान याद रखना है। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हुल्ला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भीलवाड़ा। कब आयोजित किया गया था? 17 जुलाई 1734। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह इसके अध्यक्ष थे। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह इसके अध्यक्ष थे। नीरज जी राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 73वां। अगला प्रश्न 73वां क्या कह रहा है सर? अगला प्रश्न 73वां कह रहा है जालिम सिंह झाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। आप लोगों से उम्मीद है जो भी वीडियो को देख रहे हैं इस प्रश्न का जवाब जरूर दे पाएंगे। आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे पाएंगे। प्रश्न क्या है? हुल्ला सम्मेलन, ये जालिम सिंह झाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना? जवाब दीजिए जल्दी से, कौन सा कथन सही नहीं है? नीरज जी, गुंजन जी जल्दी से जवाब दीजिए। कथन पहला क्या है? ए, वह कोटा राज्य का शासक था। दूसरा, वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। तीसरा सी, उसने पिंडारियों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए थे। और डी, कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था। तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है इसका। देखिए जालिम सिंह झाला के बारे में मैं आपको बता दूं, जालिम सिंह झाला जो गुमान सिंह जी हुए हैं उनके लिए अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। और जालिम सिंह झाला कोटा का दीवान था और दीवान में सभी शक्तियां निहित थीं। ये अंग्रेजों द्वारा की गई संधि का परिणाम था। चलिए मैं बताता हूं। देखिए जालिम सिंह झाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह कोटा राज्य का शासक था, ये सही नहीं है बस, है ना। कोटा राज्य का शासक था ये सही नहीं है, बाकी वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, बिल्कुल सही है। उसने पिंडारियों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए थे, बिल्कुल किए थे। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसी में निहित था, बिल्कुल। तीनों सही हैं, ए जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यदि असत्य की बात की जाए ए, गुंजन ए बेटा, नीरज ए। देखिए बी में क्या है नीरज? बी वो है वह कोटा का फौजदार था, बिल्कुल था। महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, बिल्कुल सही है। ये सही है, केवल वो कोटा का शासक नहीं था, है ना। शासक था उम्मेद सिंह। कोटा का शासक कौन था? उम्मेद सिंह था। ठीक है, उससे पहले गुमान सिंह जी हुए थे। तो कोटा का शासक उससे पहले शत्रु साल हुआ था। तो बता दूं कोटा का शासक नहीं था, कोटा का कौन था? दीवान। कोटा का कौन था? दीवान था सर वो कोटा का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 74वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 74। क्या कह रहा है 74वां प्रश्न? 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। कौन था अलवर राज्य का शासक जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? अच्छा आप लोगों को एक और बात बता दूं, 1803 में जो अंग्रेजों के साथ संधि की है वह अलवर पहला राज्य है, राजस्थान का पहला राज्य। किसका? राजस्थान का पहला राज्य जिसने संधि की, जिसने क्या की? संधि की। क्या है? अलवर। अलवर ने 1803 में संधि की थी। ठीक है, हालांकि इससे पहले संधि भरतपुर की हो गई थी लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, तो याद रखिए सबसे पहले संधि की थी। और उस समय यदि बात करें तो जो बख्तावर सिंह थे ये थे, इन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। कौन थे? बख्तावर सिंह। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राज्य अलवर के शासक का नाम बताइए। बख्तावर सिंह थे। तख्त सिंह की बात करूं यदि, तो तख्त सिंह जोधपुर के राजा थे। कहां के राजा थे बेटा? ये तख्त सिंह जोधपुर के राजा थे, है ना, अलवर के नहीं थे, ये जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। विनय सिंह अलवर के ही हुए हैं।
प्रताप सिंह नारूका अलवर की स्थापना करती है ना, अलवर राज्य की स्थापना की, अलवर राज्य की स्थापना की इन्होंने, अलवर राज्य की क्या की, स्थापना की। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बातें क्लियर होंगी शायद, आई थिंक। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। बख्तावर सिंह था जिसने अलवर में 1803 में संधि की थी, पहला राज्य राजस्थान में इसकी संधि हुई है। तख्त सिंह जोधपुर के, विनय सिंह भी अलवर के थे, प्रताप सिंह नारूका अलवर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 75वां प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए सर क्या होगा। किस वर्ष में सांबर झील, देखिए ये RAS में पूछा जा चुका है, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ। सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार कब, किस वर्ष, मतलब कि किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार हुआ, तो कब हुआ वो सुन लीजिए। सर ब्रिटिश एकाधिकार हुआ है 1869 में। कब हुआ है? 1869 में। 1869 में सांबर झील के नमक पर क्या हो गया? ब्रिटिश एकाधिकार हो गया। 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई है अजमेर में। कब की गई है? 1832। राजपूताना, किसकी? राजपूताना एजेंसी की स्थापना, एजेंसी की स्थापना की गई है। कहां की गई है? अजमेर में। क्लियर सर? अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कई बार पूछा गया प्रश्न। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई है? 1832 में। मोदी जी को राम राम, बहुत बहुत स्वागत मोदी जी आपका। ठीक है सर, तो याद रखिए सांबर झील पर नमक का ब्रिटिश जो अपनी एकाधिकार हो गया था, ब्रिटिशों का स्थापित हुआ था, वो था 1869 में। 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई है अजमेर में। बात करें 1893 में, तो 1893 में अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन आया था राजस्थान। क्या आया था? रॉयल कमीशन, है ना, रॉयल कमीशन राजस्थान आया। किससे संबंधित है? अफीम की खेती से। किससे सर? अफीम की खेती से संबंधित है। कौन कितनी अफीम करेगा, किस हिसाब से उत्पादन होगा, वो था। तो याद रखिए अफीम की खेती से संबंधित रॉयल कमीशन राजस्थान कब आया? 1893 में। ठीक है, याद करने वाली चीजें, ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, और ये तीनों जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये 2020 में पूछी गई हैं एग्जाम में। 2020 में आए हैं तीनों ही प्रश्न। क्या क्या? कि सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ 1869 में। 1893 में रॉयल कमीशन राजस्थान आया, अफीम से संबंधित था। और 1832 में क्या हुआ? राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई अजमेर में। ठीक है सर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रही होंगी चीजें। एक और बात बताऊं बेटा, ये वन लाइनर है। मैं कोशिश करता हूं एक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा सवालों को आप लोगों को करा दूं, एक ही प्रश्न में कई सवाल ले आऊं, और ला भी रहा हूं मैं एक ही प्रश्न में कई कई सवाल। ये जो ऑप्शन है ना, ये वास्तविकता में आप जो ऑप्शन देख रहे हो ये ऑप्शन नहीं है, ये उन सवालों के उत्तर हैं जो 2020, 21, 23, 22, 18, 19 में पूछे गए हैं। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन उन सवालों के उत्तर हैं जो पूछे गए हैं 18 से लेकर 2022 तक राजस्थान की भर्तियों में, ये ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है नरेंद्र मोदी जी, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? कौन था जिसने बातचीत की थी संधि की? कौन था जिसने बातचीत की थी संधि की? तो कौन था सर वो बातचीत करने वाला? वो था चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स मैटकॉफ था जिसने 1817-1818 में संधि की बातचीत की थी। संधि की बातचीत की थी किससे? राजपूताने से। बात करें रॉबर्ट हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड कौन है? तो सुन लीजिए, रॉबर्ट हॉलैंड 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट बन के आए थे। ठीक है, कब? 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल थे। 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल थे। कौन? रॉबर्ट हॉलैंड 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल थे। बात की जाए हेस्टिंग की,
तो हेस्टिंग्स कौन थे? हेस्टिंग्स मैं आपको बता दूं, जिस समय संधि हुई थी उस समय भारत के गवर्नर थे। जिस समय संधि हुई थी तो संधि के समय पूछे गए प्रश्न है, संधि के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो भारत के गवर्नर थे ये संधि के समय। कौन थे भारत के गवर्नर? याद रखना दोबारा, भारत के, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, भारत के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के गवर्नर थे। कौन थे? हेस्टिंग। हेस्टिंग संधि के समय भारत के गवर्नर थे। और चार्ल्स मैटकॉफ जो है वो 1818-1817 में संधि की बातचीत करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। केवल आपको देखने हैं ये प्रश्न, टेंशन ना लीजिए, या तो आप कॉपी बना लीजिए, एक एक प्रश्न को लिखते जाइए, उसके आंसर लिखते जाइए। आंसर नहीं, ऑप्शन लिखने चारों, क्योंकि ऑप्शन से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। और यकीन मानिए, जब आप राजस्थान की कोई भी भर्ती देने जाओगे तो आपको बहुत कुछ आता होगा, आपको ऐसा लगेगा देखा है, कहीं तो देखा है इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। 77वां प्रश्न, राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 20-25 मिनट की क्लास होती है डेली। 20-25 मिनट की क्लास में इतना सब कुछ आपको करा दिया जाता है, कम से कम 35-40 प्रश्न कराए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत शानदार रहेगी आप सबके लिए। प्रश्न संख्या 77, जिनको आता है आंसर वो जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 77 क्या है? अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य, ये बताओ बेटा। ये आप लोगों को आता होगा। इसमें से देखिए, पटवार 2016, आरएस 2018, कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, वनपाल में, वन रक्षक में, है ना, कई तरह के प्रश्न पूछे गए। इसका जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप तो जवाब दीजिए। चाहे प्रश्न का उत्तर आप गलत दो चाहे सही दो, लेकिन इसका जवाब दे दो सर। क्या है? अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था? नीरज जी का आंसर आया ए, अलवर। बहुत अच्छा नीरज जी। सभी विद्यार्थी जवाब दो भाई, ऐसे नहीं, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन है सभी जवाब दो इस चीज का। गुंजन का है बी, बहुत अच्छा गुंजन जी। सभी विद्यार्थी जवाब दे दो, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? फिर मैं आपको कई प्रश्न इसमें से निकाल के बताऊंगा। चलिए आपका भी आ गया सी उत्तर, बहुत अच्छा। अनेक वीडियो, बिल्कुल। देखिए सभी विद्यार्थी देख लो भाई एक बार, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले संधि हुई है भरतपुर की 29 सितंबर 1803 में। 29 सितंबर 1803 में संधि हुई भरतपुर की। बात सुनना पूरी, भरतपुर से सबसे पहले संधि होती है भरतपुर में। 29 सितंबर 1803 में भरतपुर की संधि हुई। भरतपुर की संधि होने के बाद दोबारा संधि हुई है कब? 1805 में भरतपुर के साथ दोबारा संधि हुई है, ठीक। बात करें अलवर की, अलवर की संधि हुई है 28 नवंबर 1803। 28 नवंबर 1803। आपको याद नहीं रखना है, आपको डेट याद नहीं रखनी है, आपको मैं बताऊंगा क्या याद रखना है। 28 नवंबर 1803 को अलवर की संधि हुई है और दोबारा संधि हुई है 1805 में, ठीक है, पूरक संधि जिसे कह रहे हैं, ठीक है। अब बात करें हम किसकी? झालावाड़ की। झालावाड़ की संधि होती है 10 अप्रैल 1838। 10 अप्रैल 1838 में, इसकी कोई पूरक संधि नहीं हुई है। फिर बात करें जयपुर, तो जयपुर की संधि हुई है सर 12 दिसंबर 1803। 12 दिसंबर 1803 में। इसकी पूरक संधि होती है 1818 में, मतलब दोबारा संधि हुई 1818 में। अब सुनो यहां से, अगर मैं इनके आधार पर चलूं तो सबसे पहले संधि कहां हुई है? भरतपुर में। सितंबर में हो गई थी, अक्टूबर नवंबर में जाके यहां हुई है और फिर दिसंबर में यहां हुई है। तो सबसे पहले तो संधि हुई थी भरतपुर में, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अलवर। सर ऐसा क्यों हुआ? भरतपुर में संधि पहले हुई, अलवर क्यों है उत्तर? तो सुनिए, भरतपुर की संधि 29 सितंबर 1803 में हुई, परंतु इस संधि का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इस संधि का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कौन सी संधि का क्रियान्वयन नहीं हुआ? भरतपुर वाली संधि का। कौन सी संधि का? भरतपुर वाली संधि का।
हालांकि संधि सबसे पहले भरतपुर में हुई है 29 सितंबर 1803 को, लेकिन इस संधि का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, इसीलिए पहली संधि मानी जाती है अलवर की, जबकि अलवर में संधि दूसरे टाइम में हुई है, दोबारा में अलवर में हुई है। ठीक है, समझ में आ गई बात। भरतपुर की संधि का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, इसीलिए अलवर माना जाता है उत्तर, इसीलिए अलवर को माना जाता है कि पहली संधि अलवर के साथ हुई है, जबकि पहली संधि भरतपुर के साथ हुई है। अच्छा साहब, ठीक है। आगे बात करें तो झालावाड़, मित्रों इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान की अंतिम संधि, राजस्थान की जो अंतिम संधि है वो झालावाड़ के साथ हुई है। राजस्थान की अंतिम संधि किसके साथ हुई है? झालावाड़ के संग 10 अप्रैल 1838 में हुई है, तो अंतिम संधि हुई है इसके साथ। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो अलवर का पहला स्थान है, तो अलवर को मानेंगे पहला, और किसको? झालावाड़ को मानेंगे अंतिम। ये दोनों याद रखने हैं, ये दोनों आपको रट लेने हैं। राजस्थान में सबसे पहले संधि कहां हुई? अलवर के साथ। राजस्थान में सबसे अंतिम संधि अंग्रेजों की झालावाड़ के साथ। क्लियर है दोनों बातें? पहली संधि अलवर के साथ, अंतिम संधि झालावाड़ के साथ। ठीक है, बाकी डेट वेट ये याद नहीं करनी है, मैं आपको बता दूं। ये याद रखना है कि वास्तव में संधि तो हुई थी भरतपुर के साथ, लेकिन इस संधि का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, इसीलिए अलवर माना जाता है हमेशा कि अलवर की संधि पहले हुई थी। क्लियर। चलिए, जिनका भी उत्तर ए था बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा प्रयास किया आप सभी विद्यार्थियों ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 क्या कह रहा है भैया? खास भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RAS प्री में आया था, और ये 2020-21 वाला हुआ था ना, इसी में आया था, 2020 वाले में आया था शायद। RAS प्री का प्रश्न है, खास इजलास की स्थापना की थी। खास इजलास की स्थापना की थी, किसने की थी खास इजलास की स्थापना? तो आप सबको बता दूं बेटा, बात है कब की? 10 मार्च 1877 की, है ना, बात है 10 मार्च 1877 की। कौन करता है? तो आपको बता दूं, महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह क्या करते हैं? राज्य परिषद, है ना, राज्य परिषद का गठन करते हैं महाराजा सज्जन सिंह, राज्य परिषद का गठन। और इस परिषद का नाम क्या रखा गया है? तो इजलास खास, है ना, इजलास खास इसका नाम रखा गया था बेटा, है ना, इजलास खास इस राज्य परिषद का नाम रखा गया था। कौन करता है? सज्जन सिंह। 10 मार्च 1877 में इसकी स्थापना होती है। और आपको बता दूं, स्थापना की गई थी इसकी न्याय व्यवस्था के लिए। इसकी स्थापना क्यों की गई है? न्याय व्यवस्था के लिए। ठीक है, न्याय व्यवस्था के लिए इसकी स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? इजलास खास की। इजलास खास क्या है? एक राज्य परिषद है जिसकी स्थापना न्याय व्यवस्था के लिए की गई है 10 मार्च 1887 में। किसके द्वारा की गई है? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई है। बात करें जयसिंह की, तो जयसिंह वो व्यक्ति था जिसने विधवा विवाह हेतु नियम बनाए थे। विधवा जयसिंह ने क्या किया? विधवा विवाह हेतु प्रयास किया, हेतु नियम बनाए, विधवा विवाह हेतु नियम बनाए। सबसे पहले किसने? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवाओं का दोबारा विवाह करने के लिए सबसे पहले नियम बनाए। बात करें हम किसकी? राव राम सिंह की, तो राव राम सिंह वो थे जिन्होंने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था, है ना। क्या किया था? सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था। कन्यावध रोकने का प्रयास, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। बताइए, सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास राव राम सिंह ने किया। सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम किसने बनाए? तो बताइए, सवाई जयसिंह ने बनाए। और सबसे पहले इजलास खास की स्थापना किसने की? तो महाराणा सज्जन सिंह ने की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ, सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए। बहुत सारे देखिए, जो वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ पढ़ा है। मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप इनके 1 लाइनर तैयार कर लें, एक लाइन के आप इनके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जो अक्सर कर पूछे जाते हैं,
है ना। मनीष सर कभी भी फालतू की चीज़ें पढ़ाती नहीं है, ये तो पढ़ाते ही वो है जो पूछा जा रहा है, जो अक्सर कर पूछा जा रहा है। और मैं भी ये चाहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन ये 20-25 मिनट की क्लास आप डेली ले सकते हो, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 क्या है? राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्रिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। दीजिए तुक्के जल्दी से। नैमित्रिक नाम का प्रयोग किया जाता था। नैमित्रिक नाम का प्रयोग क्यों किया जाता था, बता सकता है कोई? नैमित्रिक नाम जो है इसका प्रयोग क्यों किया जाता था? राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्रिक किसको कहते थे? क्या सर जी? राज्य के महामंत्री को कहते थे? नहीं, इसको कहते थे महामात्य या महामात्य। राजकीय वैद्य, राजकीय कोषाध्यक्ष? नहीं सर, इनमें से तो कोई है नहीं। तो कौन है फिर? राजकीय ज्योतिषी के लिए। किसके लिए? राजकीय ज्योतिषी के लिए शब्द काम में लिया जाता था नैमित्रिक, है ना। नैमित्रिक जो शब्द है राज्य के ज्योतिषी के लिए काम में लिया जाता था। आप लोग याद रखें, ये वो नए प्रश्न हैं जो अभी पूछे गए। आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न पहले कभी नहीं सुने, तो ये वो प्रश्न है जो अभी पूछे गए, रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये, शानदार। और ये हार जीत में फैसला पैदा कर देते हैं, हार जीत में फासला पैदा कर देते हैं एक बड़ा। कौन से? ऐसे प्रश्न। तो राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्रिक पदनाम प्रयोग किया जाता था। किस लिए प्रयोग किया जाता था? राजकीय ज्योतिषियों के लिए। अंतिम प्रश्न सर, 80वां प्रश्न। 80 प्रश्न करा चुका हूं मैं अब तक राजस्थान के इतिहास से, है ना। और राजस्थान के कई वंश खत्म हो चुके हैं सर, राजस्थान के वंशावली खत्म हो चुकी है। आगे चल रहे हैं, देखिए 80वां प्रश्न क्या है? मेवाड़ पुकार क्या है? एक मांग पत्र था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र। कितना? 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, नानक जी भील या अशोक परमार? आज मैं आपको इन चारों के बारे में बताने वाला हूं सर, है ना। मोतीलाल तेजावत कौन थे? तो सुन लीजिए। मोतीलाल तेजावत जो थे वो एक ही आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। मोतीलाल तेजावत ने एक ही किसान आंदोलन में भाग लिया था, और ये वही थे जिन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र महाराणा के सामने पेश किया था। किसके सामने? महाराणा के सामने पेश किया था। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को कहा गया था मेवाड़ की पुकार। किसकी? मेवाड़ की पुकार। तो मेवाड़ पुकार इसको नाम दिया गया था। दोबारा सुन लीजिए। मोतीलाल तेजावत एक ही किसान आंदोलन के सम्मिलित थे। तो एक ही किसान आंदोलन में मोतीलाल तेजावत द्वारा, है ना, मोतीलाल तेजावत द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, इसमें 21 प्रकार की मांगे थी, 21 प्रकार की मांगे थी किसानों की। तो 21 सूत्रीय मांग पत्र महाराणा को सौंपा था, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। क्लियर? बात करें किसकी? देखिए मेवाड़ की पुकार की अगर बात करें, एक और चीज मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो एक ही आंदोलन है ना, वो बेटा इसका स्थान जो है कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मातृकुंडिया। एक ही आंदोलन का जो स्थान था, कहां हुआ था इसका आयोजन? तो याद रखिए मातृकुंडिया में इसका आयोजन हुआ था। और मातृकुंडिया आप लोग जानते होंगे कि मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्लियर? अब यहां से आपको देखिए एक प्रश्न तो ये मिल गया कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया को। किसको कहते हैं? मातृकुंडिया। तो राजस्थान का हरिद्वार है मातृकुंडिया। और मेवाड़ की पुकार एक ही आंदोलन का आयोजन हुआ था मातृकुंडिया में। एक ही आंदोलन के समय 21 सूत्रीय मांग पत्र राणा को सौंपा गया था, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। क्लियर? अब बात करें आगे किसकी सर? तो आगे बात करता हूं मैं गोविंद गिरी की। तो गोविंद गिरी का संबंध जो है वो है संप सभा से, 1833 रोम में आयोजित हुई थी, है ना। इनका जो संबंध है वो है बेटा किससे? संप सभा। कौन सी सभा?
संप सभा, संप सभा। और संप सभा का आयोजन हुआ था सिरोही में। कब हुआ था? सिरोही में। संप सभा का आयोजन सिरोही में हुआ था। और सिरोही में कब? 1833 में। कब? 1833 में। तो इस संप सभा का जो संबंध है वो है सर जी गोविंद गिरी से। इस संप सभा का संबंध किससे है? गोविंद गिरी से संबंध है। बात करूं मैं आगे तो बात करता हूं नानक जी भील। नानक जी भील की बात करूं तो नानक जी भील के बारे में आपको बता दूं, डाबी आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? डाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? डाबी आंदोलन हुआ था राजस्थान में, डाबी किसान आंदोलन। डाबी किसान आंदोलन में भाई साहब झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाई साहब को गोली मार दी गई। भाई साहब को क्या मार दी गई? गोली मार दी गई। नानक जी भील जिनका नाम था, क्या नाम था? नानक जी भील। डाबी किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं और झंडा गीत गाते समय इनको गोली मार दी गई, है ना, गोली मार दी गई और ये शहीद हो गए। सर क्या हो गए? शहीद हो गए। कौन से आंदोलन में शहीद हुए? डाबी आंदोलन में झंडा गीत गाते समय इनको गोली मार दी गई। किसको? नानक जी भील को। बात करें मिस्टर अशोक परमार जी की। किसकी? अशोक परमार जी की। तो आपको बता दूं कि बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक थे ये। किसके सर? बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक। कहाँ के? बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक थे। कौन से ठिकाने के? बिजौलिया ठिकाने के। चलिए सारा डाटा क्लियर, दोबारा सुन लीजिए। मेवाड़ की प्रकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? तो एक ही आंदोलन 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध है, महाराणा के सामने पेश किया गया था, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। एक ही किसान आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मातृकुंडिया, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? हरिद्वार कहते हैं। गोविंद गिरी का संबंध संप सभा से है जो सिरोही में आयोजित हुई थी 1833 में। नानक जी भील का संबंध डाबी आंदोलन से, झंडा गीत गाते समय भाई साहब को गोली मार दी गई, शहीद हो गए। ठीक है। अशोक परमार बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक थे। अशोक परमार बिजौलिया ठिकाने। थैंक यू फॉर वाचिंग। लीजिए हो गया समाप्त। कितना सा टाइम लगता है, कितना सा टाइम लगता है इस वीडियो को देखने में? आप समझ पा रहे हैं? इन वीडियो को देखने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट 25 मिनट। 20-25 मिनट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। डाबी आंदोलन हुआ, देखिए आज अपने डाबी आंदोलन भी पढ़ लिया, बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था वो भी पढ़ लिया, एक ही आंदोलन भी पढ़ लिया, मातृकुंडिया पढ़ लिया, है ना, राजस्थान का हरिद्वार पढ़ लिया। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली एक ही प्रश्न में। तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं विशेष तौर पे। ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।